सो फिजिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स में किन किन टॉपिक्स को देख के हम लास्ट टाइम पे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर के अगर पैटर्न की बात करें सो पूरा जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है एंड पूरा पेपर 3 घंटे का होता है। अब 3 घंटे सोचने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पर जब बच्चे पेपर करने के लिए बैठते हैं तो ये टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता है। सो पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर पूरा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। हर सेक्शन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। इस बार जो पहला सेक्शन आपका 14 मार्क्स का होगा उसमें एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। जो ए वाला पार्ट होता है वो एमसीक्यू पे बेस्ड आएगा। इसमें आपके अगर पूरा 14 मार्क्स का है तो एमसीक्यू आपके 7 मार्क्स के होंगे एंड ये एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 7, यानी कि 7 + 7 टोटल 14 मार्क्स का सेक्शन आपका होगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी आपका 14 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक आपके सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड इसमें आपके पास एज सच कोई चॉइस नहीं होगा कि आपको कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपकी इंटरनल चॉइसेस होती हैं। एक्सटर्नली आपको नहीं कहा जाएगा कि इतने में से कुछ क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन सारे करने, किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस दे रखी होती है और हर एक सेक्शन में 2-2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, इसका भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है 27 मार्क्स का। इसमें आपके 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होंगे, 9 से लेके क्वेश्चन 17 तक। फिर इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन डी। यहाँ पे आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 3 और क्वेश्चन 18 से लेके क्वेश्चन 20 तक आपका सेक्शन डी कवर होगा। सो इस तरह क्वेश्चन का डिवीजन होता है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना ही ज्यादा आपको उसको लिखना पड़ेगा एंड उतना ही ज्यादा आपको टाइम भी लगेगा उस क्वेश्चन को करने में। सो वही बात है, कॉन्सेप्ट आपको हर टॉपिक का क्लियर रखना है, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि पूरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने हैं, तो अभी चलो उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं जिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाला हूँ ये मैंने काफी रिसर्च करके जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे एंड जो इस बार का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आया है उसको भी देख के मैंने यहाँ पे मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ बनाया है। ये मैंने काफी ज्यादा कुछ देख के रिसर्च करके बनाया है, काफी मुझे टाइम लगा इस चीज को यहाँ पे लिखने में। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने और उन टॉपिक्स को ही आप पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहला आपका जो पोर्शन है या यूनिट हम कहें, एक चैप्टर नहीं है, आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 फिजिक्स की शुरुआती यहीं से होती है, रुके हुए चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सबसे पहले आपका आ जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपको पढ़ना है, इसका क्या डेफिनेशन होता है वो, और साथ में इसका फॉर्मूला। इसकी शुरुआत यहीं से होती है फिजिक्स की, तो ये तो सबको आता होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेफिनेशन एंड इसका फॉर्मूला। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इनके एटलीस्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला तो आपको याद ही रखने हैं। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके एक्सियल पोजीशन पे एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए एंड पोटेंशियल क्या होता है वो निकालना आना चाहिए। बिकॉज कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे या फिर एंड ऑन पोजीशन पे डेराइव करने के लिए आ जाती है। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो इसको तो कतई छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर 2-3 साल में आपका एक बार आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और कभी कभी डेरिवेशन भी आ जाता है। सो डेरिवेशन एक पल के मैं कहूंगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो गए हैं तो डेरिवेशन आप भले छोड़ दो, लेकिन इसका न्यूमेरिकल जरूर से तैयार करना, बिकॉज वो काफी आसान होता है। जैसे रेजिस्टेंस के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसी तरह कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंड ये आपको आसानी से मार्क्स दिला देगा। फिर इसके बाद आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत ही एक आसान सा थ्योरम है, इसके बहुत ही इजी डेरिवेशंस हैं, 2-3 डेरिवेशंस हैं, वो आप देख लोगे तो इसमें भी आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे, राइट। सो इतनी चीजें आपको पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि आपके 7 मार्क्स कैरी करेगी पेपर में। फिर इसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी रुका हुआ चार्ज था, अब जब चार्ज चलने लगता है, करंट पैदा करने लगता है, तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। छोटे टॉपिक्स जैसे कि करंट क्या होता है, ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हो, तो उतनी बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी यहाँ से। लेकिन जो चीजें नई आती हैं क्लास 12 में वो चीजें इस बार पूछी जाएंगी। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसको डेप्थ में आपको बताया जाता है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का एक नया डेफिनेशन इस बार आप पढ़ोगे, वो वाला फॉर्म आपको ओम्स लॉ का जरूर देखना है। फिर आ जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ साथ एक मीटर ब्रिज भी आपका होता है। आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो वहां पे इसका एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें दिखाई देगा मीटर ब्रिज के ऊपर। बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से इसका न्यूमेरिकल हम लगा सकते हैं। वही फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज, आपने क्लास 10 में पढ़ा होता है, P/Q = R/S। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब वही मीटर ब्रिज आपके जो कोर्स में उसका न्यूमेरिकल है। फिर है किरचॉफ्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है एंड बेसिक है, अगर इसको आप समझ लेते हो तो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप कर सकते हो।
सकते हो। इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस समझना है और कुछ नहीं है इसमें। फिर पोटेंशियोमीटर, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बट इसको भी आपका बनाने के लिए आ जाता है, तो पोटेंशियोमीटर भी मैं कहूंगा लीव करके मत जाना, एक बार इसका डायग्राम देख लेना कैसे बनाया जाता है, राइट। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन सर्किट्स, आप क्लास 10th में भी ये काम करते हो, सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, करंट निकालते हो, पावर निकालते हो, तो वही सारी चीजें इस बार भी हैं, बस थोड़ा सा एक हाई लेवल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर पे, ये आपका 7 मार्क्स कैरी करेगा अगेन, सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। सबसे पहले तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेना एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 या 3 मार्क्स में। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QVB, इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं कहूंगा बट इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इसको देख लेना। फिर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करने के लिए कई बार आ जाती है कई जगहों पे, जैसे कि आपसे कह देगा कि सर्कुलर लूप के बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करो। सो ये आप दोनों तरह से कर सकते हो, एम्पियर्स लॉ का यूज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल तरीके से बायो-सावर्ट्स लॉ की मदद से भी कर सकते हो। एक वायर के इस जगह पे थोड़ा दूर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी निकालने के लिए आता है, तो डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में से। फिर इसके बाद एम्पियर्स लॉ क्या होता है ये देख सकते हो, थ्योरी में पूछ लेते हैं कभी कभी और बाकी इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें कैसा मोशन होता है, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है, चार्ज पार्टिकल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप फोर्स जो निकालते हो वो निकालते हो F इज इक्वल टू mv²/r से, और यहाँ पे कभी कभी आपसे रेडियस पूछ लिया जाता है कि कितने रेडियस में वो पार्टिकल रिवॉल्व करेगा। सो इसके ऊपर क्वेश्चन काफी आता है, तो इस टॉपिक का फॉर्मूला जो है वो एक बार आप जरूर से देख लेना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफी आता है, डेरिवेशन में नहीं कहूंगा बट न्यूमेरिकल जरूर से इसका देख लेना, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, मतलब कि AC करंट्स। सो यहाँ पे ये 6 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें देख लो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज लॉ, इसका डेफिनेशन आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद मोशनल EMF, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू BLV। आपसे कह दिया जाएगा एक कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में है, उसको हम V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो बताओ उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो मतलब यहाँ पे EMF जनरेशन का हम फॉर्मूला लगा के EMF निकाल सकते हैं, कितना EMF उस रॉड में जनरेट होगा। तो इसका डेरिवेशन तो नहीं बट न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल EMF। फिर इसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, काफी सिंपल से 2 टॉपिक्स हैं, बस इसका आपको डेफिनेशन देख लेना है क्या होता है, बस इतना इसके लिए काफी है, अलग से इसका कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये आप 10th में पढ़ चुके हो इसलिए मैं कहूंगा बहुत ही सिंपल चीज है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, काफी ईजी सा क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का आप देख सकते हो, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया भी है। इसके बाद आपके सर्किट्स आ जाते हैं, AC सर्किट्स। एक होता है RC सर्किट, यानी कि एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सर्किट। फिर आ जाता है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सर्किट। फिर उसके बाद LCR सर्किट, जिसमें एक इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है LCR सर्किट। हमेशा आपके बोर्ड्स में LCR सर्किट ही आता है, क्यों? बिकॉज इसमें एक इंडक्टर भी होगा यानी कि L, कैपेसिटर भी होगा C और रेजिस्टर भी होगा। तो हमेशा इसके वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार करना, बिकॉज यही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक वाले कम आते हैं या कभी आए ही नहीं है, मैं कहूंगा यही आता है ज्यादातर, तो इसको अच्छे से तैयार करना और बाकी इसको तैयार कर लोगे तो ये दोनों समझ में आ ही जाएंगे। मेन इसको आप तैयार करना, और इसमें भी क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लो। एक तो तुमको फेजर डायग्राम देखना है कि इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा, करंट कहाँ लैग करेगा, वोल्टेज कहाँ पे लैग करेगी, या दोनों साथ में चलेंगे, वो सारी चीजें हमें फेजर डायग्राम की हेल्प से शो करने के लिए आ जाती हैं। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस निकालना, जो सर्किट आपको दिया होगा AC सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाता है, रिएक्टेंस निकालने के लिए कहा जाता है, इंपेडेंस निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, वॉटलेस करंट क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस यानी कि F निकालने के लिए आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इजी है, अगर कहोगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। AC सर्किट्स काफी इजी है, अगर समझ लोगे तो मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा, आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका EM वेव्स, ये 2 मार्क्स कैरी करेगा, और EM वेव्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। एंड EM वेव्स क्योंकि हर साल आपका आता ही आता है, तो इन 2 मार्क्स के लिए इसको आप पढ़ लेना एंड इसको छोड़ के मत जाना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आप अलग अलग टाइप के रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, वो कहाँ यूज होती हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है एज सच, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं चलो ऑप्टिक्स की। अब ऑप्टिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? इसमें से अकेले 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, एक आपका रे ऑप्टिक्स है जिसमें आप रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हो, और बेसिकली इसमें लेंसेज के बारे में पढ़ोगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे, और इसके बाद एक आता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स जिसमें तुम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। सो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स तुम्हारा 11 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, एपरेंट डेप्थ के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है,
डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके ऊपर। फिर रेनबो का जो एक डायग्राम तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो डायग्राम बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से मैं टॉपिक बताऊंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे हर साल या तो 3 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मत छोड़ के जाना। फिर उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में ये 3 टॉपिक्स हैं, एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन एंड एक हाइजेंस प्रिंसिपल। सो यहाँ पे इंटरफेरेंस में तुम्हें पढ़नी है एसेंशियल कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या होती हैं इंटरफेरेंस की। फिर यहाँ पे कोहेरेंस के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इसी में चीज है जो कि है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे कर्व्स आपको बनाने के लिए कह दी जाते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना के दिखाओ, या बना बनाया आ जाएगा, पूछ लेंगे बताओ ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। फिर इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल आ सकता है, आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में भी ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद डिफ्रैक्शन यानी कि फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर आपसे सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपकी है हाइगेंस वेव थ्योरी। इसमें जो थ्योरी पार्ट है यानी कि हाइगेंस वेव थ्योरी है क्या वो पूछ सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो प्रूफ आता है वो पूछा जा सकता है। सो इन दोनों टॉपिक्स को भी आप एक बार देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। सो मॉडर्न फिजिक्स, अब यहां से वो फिजिक्स स्टार्ट होती है जहां पे मार्क्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं और यहां पे पढ़ने के लिए काफी कम टॉपिक्स हैं। सो जिन बच्चों को भी शुरुआत से फिजिक्स में दिक्कत रही है, मैं कहूंगा लास्ट का जो पोर्शन है इस पे आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि शुरुआत में काफी ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको टफ लग सकते हैं, बट लास्ट में ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला हमारा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप पढ़ लो। फिर उसके बाद है बोहर्स हाइड्रोजन एटम, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसके बारे में पढ़ लेना। ये कुछ टॉपिक्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर इसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में काफी पूछा जाता है, चाहे आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए या इसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाए। सो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना। पहले आपके क्लास 10th में भी था, बट अब क्लास 10 से कंप्लीटली हटा दिया गया इसको, तो 12th में ही सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर से आपका 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, काफी सिंपल टॉपिक है और ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। एक आपकी बैंड थ्योरी आ जाती है, एक थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इस थ्योरी के बारे में पढ़ लेना, कई बार ये आ जाता है। फिर इसके बाद है आपका पीएन जंक्शन, इसके ऊपर कुछ डेफिनेशंस आती हैं जैसे कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, फिर आपका डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डोपिंग क्या होती है, और फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इतने टॉपिक्स हो गए आपके। फिर एक और चीज जो स्पेसिमेन पेपर में मैंने देखी है, दैट रिवर्स बायसिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसके बारे में आप पढ़ लेना। फिर आता है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये डायोड से बनता है एंड ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप देख सकते हो। फिर आता है लास्ट स्पेशल डायोड्स, इसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। स्पेशल टाइप के जो डायोड्स होते हैं जैसे कि आपका एक हो गया एलईडी, एक हो गया फोटो डायोड और एक आपका एलडीआर, तो ये कुछ तरह के डायोड्स होते हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं एंड इनके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप इसको भी पढ़ सकते हो। सो आई होप ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोग को समझ में आ गई होंगी, जो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं। एंड मैं इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जाके इस पीडीएफ को सब लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में जितना मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया समझ में आ गया होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पे सारे तुमको बता दिए हैं। अब इसमें 100% टॉपिक्स नहीं है, बट मैंने वो टॉपिक इंक्लूड किए हैं जो कि मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इतने टॉपिक्स पढ़ के भी आप 60+ मार्क्स आराम से ला सकते हो। बाकी पूरे 70 आउट ऑफ 70 के लिए तो तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सो इसी के साथ आप लोग तैयारी करते रहो और हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।